चलो अब शुरू करते हैं हिंदी सब्जेक्ट के प्रश्न बैंक के प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। तो आज हम लोग देखेंगे इकाई 2 को देखेंगे। तो इकाई 2 में पहला प्रश्न क्या है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें इसके अंदर जो प्रश्न है उनको देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे, सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। तो आपको नाम से स्पष्ट होना चाहिए कि यहाँ पे जो दिया है वो रामचरितमानस है। तो आप सीधा रामचरितमानस को लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आप सुने हो ना, ये सिर्फ आप नाम सुने हो, पढ़े नहीं हो, ना जानते हो इसके बारे में। अधिकतर सबसे ज़्यादा चर्चित जो नाम है वो रामचरितमानस है। तो यहाँ पे रामचरितमानस आएगा। रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता है तो कौन है? तुलसीदास है। तो यहाँ पे आपको तुलसीदास लेना है। रौद्र रस का स्थायी भाव, रौद्र का मतलब होता है क्रोध। तो क्रोध कहाँ पे लिखा है? ये ग में लिखा है, तो क्रोध इसका स्थायी भाव है। दोहा छंद में मात्राएं होती है। तो दोहा छंद में 11 और 13 मात्राएं होती है। तो दोनों मिला कितना हो? 24। तो यहाँ पे 24 कहाँ पे है? घ में 24 मात्राएं होती है। ठीक है। चौपाई छंद के प्रकार, तो चौपाई छंद जो है किसके प्रकार है? मात्रिक छंद के प्रकार है। तो यहाँ पे मात्रिक छंद लेना है। इसके बाद श्रृंगार रस का स्थायी भाव, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति होता है। इसके बाद है अम्बलौ नसानी अब न हसहो, पंक्ति में निहित रस भाव है। तो यहाँ पे शांत रस लेना है। चलो आगे देखते हैं। रस के अंग या अवयव माने जाते हैं। तो कितने माने जाते हैं? 4 माने जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर में आपको 4 लेना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, शब्दालंकार के प्रमुख प्रकार। तो शब्दालंकार के प्रमुख जो प्रकार है वो है अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। छंद के प्रमुख तत्व माने जाते हैं, जो छंद के 6 तत्व माने जाते हैं। तो यहाँ पे 6 कहाँ पे? घ में है। ठीक है। तो घ लेना है। अब रिक्त स्थानों की रिक्त स्थान देख लेते हैं। तो रिक्त स्थान में पहला प्रश्न क्या है? रंगमंच पर अभिनय आदि देखकर रसानुभूति करने वाला खालिस्तान कहलाता है। तो दृश्य काव्य जो है उसको देखकर हम रसानुभूति अनुभव करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे दृश्य काव्य होगा। चलो आगे देखते हैं। चौपाई छंद में खालिस्तान मात्राएं होती है। तो चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती है। कामयानी खालिस्तान है, तो कामयानी महाकाव्य है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म खालिस्तान कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। तो यहाँ पे अलंकार को लेना है। जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो वह क्या कहलाएगा? आलंबन कहलाएगा। तो यहाँ पे आलंबन लेना है। श्रव काव्य के खालिस्तान भेद है। तो श्रव काव्य के यहाँ पे 3 भेद है। ठीक है। 3 मैंने लिख दिया, थोड़ा सा मैं डाउट में 2 है या 3 है, तो फिलहाल यहाँ पे टिक पड़ गया, तो आप लोग देख लेना। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। रणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम खालिस्तान की परिभाषा है। तो भरत मुनि की परिभाषा है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसके बाद है रश्मि रथी खंड काव्य खालिस्तान की रचना है। तो कवि दिनकर की रचना है। जिस काव्य में अगले व पिछले गद्यों का पारस्परिक संबंध न हो उसे खालिस्तान कहा जाता है। तो उसे मुक्त काव्य कहा जाता है। सही जोड़ी बनाइए देख लेते हैं। तो देखो, पृथ्वीराज रासो क्या है? ये एक महाकाव्य है। तो यहाँ पे ख में लेना है। ठीक है। इसके बाद संचारी भावों की संख्या, संचारी भावों की संख्या 33 है। तो 33 कहाँ पे? क में। तो यहाँ पे क को लेना है दूसरे नंबर में। उसका आंसर है महाकाव्य। महाकाव्य क्या है? रामचरितमानस है। तो यहाँ पे अंगल लेना है। तीसरे नंबर में है, मतलब तीसरे नंबर का उत्तर है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। तो यहाँ पे चौथे में आपको निर्वेद लेना है। पांचवें का आंसर होगा पंचवटी। पंचवटी का आंसर होगा खंड काव्य। खंड काव्य पंचवटी जो है खंड काव्य है। चलो आगे देखते हैं। एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। एक वाक्य में उत्तर में पहला देखो, नायक के संपूर्ण जीवन का चित्रण किस काव्य में मिलता है? तो महाकाव्य में। जिस काव्य में एक ही सर्ग होता है उसे क्या कहते हैं? तो खंड काव्य कहते हैं। आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को क्या कहते हैं? तो संचारी भाव कहते हैं। जहाँ नायक नायिका के विहर का वर्णन है वहाँ कौन सा रस होगा? तो वियोग श्रृंगार होगा। चलो आगे देखते हैं। स्थायी भाव जागने या उद्दीप्त होने पर आश्रय की शारीरिक चेष्टा क्या कहलाती है? तो उद्दीपन विभाव कहलाती है। वर्ण मात्रा यति आदि से नियोजित शब्द रचना को क्या कहते हैं? तो छंद कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, स्थायी भाव के उत्पन्न होने के कारणों को क्या कहते हैं? तो विभाव कहते हैं। वात्सल्य रस के अलावा रसों की संख्या कितनी मानी जाती? तो 9 मानी जाती है। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे में कौन सा रस विद्यमान है? तो वीर रस विद्यमान है। चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती है? तो चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती है। ये इसका आंसर है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट देख लेते हैं, प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। ठीक है। तो प्रश्नों के उत्तर में 2 अंक वाले जो प्रश्न है उसके उत्तर देख लेते हैं। तो पहला क्या है? काव्य की परिभाषा व काव्य के मुख्य भेद लिखे। तो काव्य की परिभाषा और काव्य के भेद हमें लिखना है। तो चलो देखते हैं। तो काव्य की परिभाषा क्या है? तो काव्य वह वाक्य रचना है जिससे चित्त या किसी रस या मनोवेग से पूर्ण हो, अर्थात वह जिसमें
चुने हुए शब्दों के द्वारा कल्पना और मनोवेगों का प्रभाव डाला जाता है। छंदबद्ध रचना काव्य कहलाता है। तो ये काव्य की परिभाषा है, ठीक है। यहाँ पे आचार्य विश्वनाथ के हिसाब से भी काव्य की परिभाषा दिया है, तो आप इसको भी देख लेना, ठीक है। लेकिन आपको ऊपर जो मैंने पढ़ के बताया उसको आपको याद रखना ही रखना है। इसके बाद इसके भेद भी कहा है यहाँ पे। तो भेद क्या है, इसके दो भेद होते हैं, एक होता है श्रव्य काव्य और एक दूसरा होता है दृश्य काव्य होता है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसके बाद अगला है शैली की दृष्टि से काव्य के भेद। तो शैली की दृष्टि से काव्य के कितने भेद हैं, तो काव्य के 3 भेद हैं। कौन कौन से, पद काव्य, गद काव्य और चंपू काव्य, ठीक है। तीनों को आपको याद करना है। चलो आगे देखते हैं। प्रबंध काव्य की परिभाषा व उदाहरण लिखे। तो प्रबंध काव्य की परिभाषा उदाहरण हमें देखना है। तो देखो प्रबंध काव्य की परिभाषा क्या है। प्रबंध काव्य वह काव्य रचना कहलाती है जिसकी कथा श्रृंखलाबद्ध होती है, इसके छंदों का संबंध पूर्वापर होता है। प्रबंध काव्य के 2 प्रकार होते हैं जिसे हम भेद भी कहते हैं, ठीक है। द्वैध, क्या क्या भेद हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण रामचरितमानस, पंचवटी और यशोधरा और कामायनी, ठीक है। ये इनके उदाहरण और भी है, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे 4 एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद है मुक्त काव्य की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो मुक्त काव्य की परिभाषा क्या होता है, तो मुक्त काव्य की परिभाषा काव्य या कविता का वह प्रकार है जिसमें प्रबंधकीयता न हो। इसमें एक छंद से कथित बात का दूसरे छंद से कही गई बात से कोई संबंध या तारतम्य होना आवश्यक नहीं है। कबीर एवं रहीम के दोहे, मीराबाई के पद आदि सब मुक्त रचनाएं हैं। प्रत्येक छंद अपने आप में पूर्णतः स्वतंत्र और संपूर्ण अर्थ देने वाला होता है। उदाहरण जैसे कि दोहावली, कवितावली, हजारा, ये सब है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग महाकाव्य की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। तो महाकाव्य की परिभाषा क्या होता है, जिसमें सर्गों का निबंध हो वह महाकाव्य कहलाता है। महाकाव्य में देवता या सदृश क्षत्रिय जिसमें धीरोदात्वती गुण हो, नायक होता है। कहीं एक वंश के अनेक सतकुलीन भूप भी नायक होते हैं। श्रृंगार, वीर और शांत में से कोई एक रस अंगी होता है तथा अन्य सभी रस अंग रूप होता है। तो ये होता है महाकाव्य की परिभाषा, ठीक है। अब इसके यहाँ पे क्या पूछा, उदाहरण पूछा। तो उदाहरण क्या क्या लिखोगे, जैसे कि रामायण है, महाभारत, ये सब क्या है, ये सब महाकाव्य है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारा एग्जाम्पल लगाया है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, खंड काव्य देखते हैं। तो खंड काव्य से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो उदाहरण सहित समझाना, देखो खंड काव्य क्या होता है। देखो काव्य की एक महत्वपूर्ण विधा है, ठीक है। खंड काव्य जो है इसमें जीवन के किसी महत्वपूर्ण अंश या घटना का कलात्मक ढंग से वर्णन किया जाता है। सभी देशों और भाषाओं के आचार्यों ने इसके स्वरूप पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। खंड काव्य के सही स्वरूप को जानने से पूर्व भारतीय तथा पश्चात विद्वानों के महाकाव्य संबंधी मतों को जानना आवश्यक होगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। और इसके एग्जाम्पल अगर कहा जाता है तो एग्जाम्पल भी आप दे सकते हो। क्या क्या है, पंचवटी है, जयभद्र है, ठीक है, जयद्रथ है, जयद्रथ वध है, नहुस है, सुदामा चरित्र है, ये सब क्या है, ये सभी इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न, देखो सॉरी यहाँ पे मैंने कहाँ पे होगा, हाँ ठीक है। चलो आख्यानक, यहाँ पे अब आ जाते हैं, सीधा डायरेक्ट आते हैं हम लोग। आचार्य भरत मुनि के अनुसार रस की परिभाषा लिखें। तो रस की परिभाषा भरत मुनि के अनुसार क्या होगा, तो देखो विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के सहयोग से रस की उत्पत्ति होती है। इसके अतिरिक्त काव्य प्रकाश के रचयिता मम्मट भट्ट के अनुसार भी यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। तो हमें भरत मुनि के हिसाब से लिखना है, तो भरत मुनि वाला मैंने आंसर आपको बता दिया है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। और क्या पूछा इसमें, आगे जो है वो यहाँ पे देखो, रस के प्रमुख अंग अथवा अवयव के नाम लिखे। तो रस के कितने अंग होते हैं, 4 अंग होते हैं, या अवयव 4 अंग होते हैं। क्या क्या, स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव और संचारी भाव। तो ये सभी इसके उत्तर है, ठीक है। तो बाकी जितने भी प्रश्न बच गए हैं उनका वीडियो मैं सेकेंड पार्ट में पूरा कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो सभी प्रश्नों के उत्तर आपको सेकेंड पार्ट में